Chapter number 30, issue of debentures. You have learned the share capital is the main source of the finance of a joint stock company. Correct? ये चीज पता है कि शेयर कैपिटल किसके लिए सोर्स है फाइनेंस का? जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए. याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको मे बी एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है. करेक्ट? सो सच कैपिटल इज राइज्ड बाय इशूइंग शेयर्स. Those who hold the share of the company are called the shareholders. Correct? And are the owners of the company. Already हम हमारे previous chapter में पढ़ चुके हैं issue of shares के अंदर. So company may need the additional amount of money for a long period. It cannot issue shares every time. Correct? यही चीज है कि कंपनी इसलिए बल्क में पैसा उठाती है ना? जितनी उसे रिक्वायरमेंट है वो उतनी पूरी स्टडी कर लेगी कि हाँ मुझे इन फ्यूचर में भी इतने पैसे की जरूरत है, तो चलिए एक काम करता हूँ, एक पूरा लॉट में ही पूरा पैसे मंगवा लेता हूँ, या उतने मुझे शेयर के तौर पे एज अ शेयर कैपिटल जनरेट करना है. करेक्ट? सो इट कैन राइज लोन फ्रॉम दी पब्लिक. वी कैन से एज अ वन काइंड ऑफ लोन, है ना? व्हाई इट्स अ लोन? हमेशा करना जब भी लोन वर्ड यूज किया जाए, दैट मींस आपके पास जो पैसा आया है वो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है. व्हाई? क्योंकि आपको ये पैसा पर्टिकुलर जितने अमाउंट पे आपने लिया है उतना ही वापस सामने देना भी है ना? जब जब लोन की बात आएगी तब यही चीज समझना कि पैसा लिया जरूर है लेकिन इस पैसे को देना भी है. सो द अमाउंट ऑफ लोन कैन बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल denominations and the company can offer the same for the subscription to the public. Each unit is called a debenture and the holder of such unit is called debenture holder. Now the amount so raised is a loan for the company. In this lesson we shall learn about issue of debentures and its accounting treatment. Same जैसे आप शेयर्स में यहाँ पे आप कंपनी के यहाँ पे शेयर्स परचेस करते थे तो यहाँ पर क्या होता था कि आपको कंपनी की कुछ परसेंट की हिस्सेदारी मिल जाती थी. सेम वैसी बात करें डिबेंचर के रिगार्डिंग, तो चलिए डिबेंचर के रिगार्डिंग देखते हैं कि किस तरीके से कंपनी डिबेंचर इशू करती है, कैसे कंपनी के पास एज अ शेयर कैपिटल के थ्रू कैपिटल उनके पास जनरेट होता है थ्रू लोन. चलो, अ डिबेंचर इज अ यूनिट ऑफ लोन अमाउंट. करेक्ट? हमेशा याद रखना, debenture is a loan amount. When company intend to raise the loan amount from the public, it issues debenture. When the person holding debenture or debentures is called debenture holder. A debenture is a document issued under the seal of the company. Now here it is an acknowledgement of the loan received by the company equal to the nominal value of the debenture. It bears the rate of redemption and the mode of payment of interest. A debenture holder is the creditor of the company. Why? यहाँ पर क्यों कंपनी के रिगार्डिंग ऐसा बताया गया है कि कंपनी के लिए जितने भी डिबेंचर होल्डर है वो क्या है, उनके क्रेडिटर कंसीडर किया गया. क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी डिबेंचर होल्डर क्यों जनरेट करती है ना? क्या मेन रीजन है डिबेंचर होल्डर को जनरेट करने का? जब कंपनी शेयर इशू करती है मार्केट में, सपोज किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, करेक्ट, बट इसमें से कितने शेयर सब्सक्राइब हो पाए, ये कितने लोगों ने लिए? सिर्फ 4,000 शेयर ही है जिसके रिगार्डिंग आपको पैसा रिसीव हुआ है. दैट मींस 6,000 के ऐसे शेयर्स थे जो किसी ने लिए ही नहीं. बराबर? यहाँ पर कंपनी को तो कैपिटल किस हिसाब से था, ये शेयर है, अगर इसकी एक की प्राइस 10 रुपए करूं तो कंपनी को 1 लाख रुपए जनरेट हो जाते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली अगर 10 के हिसाब से यहाँ पर कंपनी के पास कितने आ रहे, सिर्फ 40,000 रुपीस ही जनरेट हो पा रहे थ्रू शेयर इशू. अब ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे जब कंपनी को जरूरत है तो कंपनी क्या करेगी? पहले तो लोगों को क्या ऑफर दिया कि आप भाई कुछ परसेंट का शेयर ले लो और कंपनी के कुछ हिस्से के आप मालिक बन जाओगे. कैसे? कि भाई जितने शेयर की वैल्यू होगी उतने परसेंट की आपकी हिस्सेदारी होगी. बराबर? अब जब ऐसा कंपनी ने ऑफर दिया, स्टिल तब भी लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया और तब भी नहीं लिया.
देन कंपनी के पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है कि कंपनी एज अ लोन ले ले। कंपनी क्या ले ले? लोन। बट याद रखना कंपनी लोन भी किन से ले रही है? जो पब्लिक है इन्हीं के पास से क्या लिया जा रहा है? लोन लिया जा रहा है। यहां पर कंपनी कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी क्या करती है? बैंक के पास नहीं जाती। रीजन आप सबको भी पता होगा, इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, करेक्ट? बहुत ही ज्यादा होता है। एंड पर्टिकुलर आपकी सारी चीजें वहां पर आपको गिरवी भी रखनी होगी, ठीक है? बहुत सारे नंबर ऑफ तरीके हैं। एंड इफ अगर सपोज अगर आपकी कोई ड्यू हो गए, आप कोई जगह पे पेमेंट देने से रह गए तो आपका इंटरेस्ट डबल हो जाएगा उसके अंदर, है ना? क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, क्योंकि बैंक हमेशा याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू चार्ज करता है। ये आपके रिलेवेंट टॉपिक से नहीं है कि बैंक कैसा चार्ज करता है, लेकिन बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू मल्टीपल्स करता है उनके पैसे। सो बैंक अब कंपनी के पास एक और ऐसा कौन सा रास्ता है कि जिससे वो कैपिटल जनरेट करे लेकिन उसके सामने उसको रिटर्न इतना ना देना पड़े? सीधी सी बात है, लोन है, दैट मींस विद इंटरेस्ट ही जा रहा है। हमेशा याद रखना जब भी लोन के रिगार्डिंग बात की जाएगी, है ना, जब भी लोन के रिगार्डिंग आपसे कुछ भी कहा जाए इसके अंदर तो विद इंटरेस्ट ही आता है हमेशा, विद इंटरेस्ट। इसमें डिपेंड कर सकते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट हाई है या लो है, ये इक्वल हो जाता है कई बार, बराबर? नियर टू मतलब अमाउंट पे चला जाता है, बट इंटरेस्ट रेट तो आता ही है जब भी आप लोन की बात करो। तो कंपनी यहां पे क्या करेगी? भाई एक काम करता हूं, मैं पब्लिक के पास से इशू करता हूं, है ना? यहां पर कंपनी देखिए जो एसेट थी कंपनी की, व्हाटएवर जो भी कंपनी की एसेट्स होगी, कंपनी वही चीज गिरवी रखेगी। बैंक अगर बैंक के पास से भी अगर कंपनी को लोन लेना होता तो क्या बोलते हैं बैंक में कि भाई आपको जितने अमाउंट चाहिए उसके बराबर की एसेट हमारे पास गिरवी रखो या उसके पेपर हमको दो, तभी हम आपको ये चीज दे पाएंगे। सेम वही प्रोसेस यहां पर भी है, बट यहां पर बैंक नहीं होगा, यहां बैंक नहीं होता है। सेबी के अकॉर्डिंग ये सब चीज जाती है, पूरे गवर्नमेंट के थ्रू चलता है। मतलब ये आपको गवर्नमेंट में रजिस्टर कराना पड़ेगा कि भाई मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं, करेक्ट? तो आप जिस चीज पे आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, दैट मींस कि भाई मुझे 1 लाख रुपीस की जरूरत है, ठीक है? मुझे 1 लाख रुपीस की जरूरत है, तो उसके सामने भाई मैं 10,000 शेयर्स एज ए डिबेंचर मार्केट में इशू कर रहा हूं। कितने? 10,000 शेयर। दैट मींस एक की प्राइस कितनी होगी? 10 रुपीस ईच। ऐसे मैं 10,000 शेयर्स मार्केट में लेके आ रहा हूं, बट रिमेंबर इट्स अ डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा लोन के तौर पे ली है। हम लोन कब तक लेते हैं कि जब हमें जरूरत हो, जब हमारा काम पूरा हो जाता है तब हम रिटर्न पैसा कर देते हो कि नहीं, बराबर? तो सेम यहां पर ऐसा ही कंपनी अपनी एसेट बताएगी, गवर्नमेंट के थ्रू पूरा चलता है, ये गवर्नमेंट प्रूफ रहता है यहां पे भी। तो ऐसा नहीं कि कंपनी फ्रॉड करके चली जाएगी, अरे मेरे पास डिबेंचर होल्डर कंपनी ने दिए और कंपनी तो गायब हो गई, ऐसे तो इसकी कोई भी एसेट थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा वैलिडेशन के साथ चलता है। इसके अंदर आपको सेबी भी इंक्लूड होती है हर कंपनी की रिगार्डिंग ये सारी चीज एक्टिविटी में। तो कंपनी सेबी अपने पास जाएगी, कंपनी जाती है सेबी के पास कि भाई मुझे डिबेंचर होल्डर इशू करने हैं, मेरे पास ये सारी चीजें है। बोले ठीक है आप कर सकते हो, आपकी एसेट दिखाओ, ठीक है? जितनी आप 1 लाख रुपीस मांग रहे हो, दैट मींस आपकी एसेट की एक्चुअल वैल्यू मोर देन 1 लाख रुपीस होना चाहिए, तब आपको 1 लाख रुपए आप जनरेट करो। हमेशा कहीं पर भी कोई भी जगह पे अगर आप लोन के लिए जाते हो तो आपको जितनी नेट आपको अमाउंट चाहिए उससे ज्यादा कि आप जो एसेट दिखा रहे हो उसकी वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको लोन मिल पाएगा, ठीक है? तो जब ये पास ऑन हो गया कि हाँ भाई मेरी जो वैल्यू है, सपोज वी कैन से जो भी बिल्डिंग है या लैंड है उसकी वैल्यू मोर देन 1 लाख है, ठीक है? ये इशू कर दिया। नंबर ऑफ शेयर्स, अब यहाँ पर कंपनी अब दूसरा तरीका क्या है भाई, शेयर्स में पहले देखिए कंपनी क्या कर रही थी कि लो चलो तुम भी हमारे कुछ परसेंट के पार्टनर बन जाओगे, हिस्सा मिल जाए कंपनी का। अब यहाँ पर कंपनी किस तरीके से बताएगी
कि भाई मैं डिबेंचर होल्डर एज अ डिबेंचर इशू कर रहा हूं, दैट मींस आपको सिर्फ 10 रुपए का एक शेयर होगा वो लेना है, जिसके सामने जब भी कंपनी को ये चीज चाहिए होगी वापस, बराबर, क्योंकि पब्लिक ने यहाँ पे क्या दिया है, पब्लिक ने यहाँ पर कंपनी को लोन दिया हुआ है, सीधी सी बात है, जब पब्लिक को वापस वो पैसा मिलेगा तो उसमें विद इंटरेस्ट होगा। ये सारी चीजें विद इंटरेस्ट उनके पूरे एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाई कर दी जाएगी, करेक्ट। एंड कितने टाइम पीरियड के लिए कंपनी ने डिबेंचर होल्डर के पैसे अपने पास लिए, वो भी सारी चीजें मेंशन करनी होती है। क्यों? क्योंकि उसी बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एज ए डिबेंचर होल्डर तो मुझे उतना इंटरेस्ट मिलेगा, सीधी सी बात है। एंड जिस दिन कंपनी के पास पूरे पैसे आ जाए, चलिए ये डिबेंचर होके मेरे पास पैसे भी आ गए, अब मैंने उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो गया, बराबर, मुझे प्रॉफिट भी हो गया, मैं वापस वो पैसे ले लूंगा। अब जिन से मैंने पैसे लिए थे डिबेंचर, उनको उनका पैसा सूद समेत देना होगा, विद इंटरेस्ट के साथ मुझे देना होगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो एक क्या चीज हो जाएगी, मेरी लायबिलिटी जो है वो मेरी लायबिलिटी है वो बढ़ती ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज होता ही जा रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं दे देता हूं यहाँ पे, बराबर। इसलिए यहाँ पर कंपनी को क्या फायदा मिल जाता है कि जो उसका इंटरेस्ट रेट है बैंक के कंपेयर में, उसे इन लोगों को देना ठीक है, पुर जाएगा फिर भी, क्योंकि बैंक मोस्ट प्रोबेबली मे बी 18 to 22% चार्ज करती है ना, सब बैंकों का अलग अलग है। एंड स्टिल अगर यहाँ पर भी इनको अगर दिया जाए तो पब्लिक को अगर 5% इंटरेस्ट भी दे दिया एक साल का, 5% इंटरेस्ट भी दे, स्टिल वो खुश हो जाएंगे। रीजन क्योंकि 4% तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, 4 पॉइंट समथिंग 3.9 फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट चल रहा है, हर बैंक का अलग अलग है। लेकिन स्टिल एक बात है कि हाँ अगर 5% इंटरेस्ट दे रहा है एक साल का, इतना तो बैंक के कंपेयर में ज्यादा है, कंपनी का भी फायदा है, पब्लिक का भी फायदा है। कंपनी को इतना लंबा इंटरेस्ट रेट बैंक को नहीं देना पड़ेगा, पब्लिक को फायदा है कि मैं बैंक में अगर इन्वेस्ट करता मुझे हार्डली 3 से 4% मिलता। इसके सामने मैं यही पैसा अगर कंपनी के डिबेंचर्स शेयर लेके ले रहा हूं, बराबर, अगर मैं शेयर ले लेता हूं तो कंपनी मुझे हर साल 5% का इंटरेस्ट देगी जितने मैंने शेयर लिए उसके ऊपर, बराबर, दोनों को फायदा हो गया। इसी को बोलते हैं डील दे रही है। आया समझ में कि किस तरह की डिबेंचर कंपनी क्यों जनरेट करती है, क्या मोटिव होता है उनके डिबेंचर जनरेट करने का। चलो नाउ एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉजेस 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, bonds and any other securities of the company whether constituting a charge on the company's asset or not। बराबर, सेम वही चीज बता रही आपको एसेट के रिगार्डिंग। नाउ टाइप्स ऑफ डिबेंचर, करेक्ट। अब आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ अगर हुआ तो आपके एग्जाम में आपको ये चीज देखने मिल सकती है, अराउंड 5 to 7 मार्क्स में अगर हुआ तो ये क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ डिबेंचर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो याद रखो आप इस क्वेश्चन आंसर में भी स्कोर कर सकते हो। रीजन, जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आए ना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि आपको नंबर ऑफ टाइप्स बताने हैं, उसके पार्ट्स बताने हैं, सो मेक श्योर कि जितना हो सके आप चार्ट के थ्रू समझाओ। करेक्ट। अब इस तरीके से बताओ, उसे एक फॉर्मेट दो ताकि प्रॉपर वे में समझ में आए। आप एक पॉइंट लिखोगे, इससे बेटर है हार्डली इसमें सिर्फ 5 मिनट जाएंगे आपके। लेकिन आपका जो एग्जामिनर है वो ये चीज देख के एकदम जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है उसके भी मार्क्स होते हैं। अब भले इसके अंदर आपने कभी गलत भी लिख दिया हो, लेकिन प्रेजेंटेशन देख के क्या लगेगा कि हाँ यार यानी इसको आता तो है, जब इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। करेक्ट। हम लोग देखते हैं होटल में खाने के लिए भी जा रहे हैं तो उनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, अरे कितना मस्त लग रहा है, जब दूसरे कहीं पे देखते अरे हमको वही देना, बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो टेस्ट करो फिर मालूम पड़ता है अरे तो कुछ और ही निकला, है ना। तो बस वैसा है। तो आप लोग सिर्फ इतना देखो, इस तरीके से बनाना, लाइक टाइप्स ऑफ डिबेंचर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स के रिगार्डिंग कौन से
सिक्योरिटी, रिडम्पशन, रिकॉर्ड, कन्वर्टिबिलिटी एंड प्रायोरिटी। बेसिक उसके टाइप है 5। नाउ इनके अंदर जाते हैं। सिक्योरिटी के सब पॉइंट है। सिक्योरिटी में दो, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सीधी सी बात है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। उसके अंदर दो और आ गए, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब आपको पता ही होगा, गिरवी रखना। देन नेक्स्ट वन इज रिडम्पशन। रिडम्पशन में दो पॉइंट है, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। नेक्स्ट आ जाओ रिकॉर्ड्स पे। नेक्स्ट आ गया रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में दो, रजिस्टर्ड एंड बियरर। देन द फोर्थ वन इज कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी में दो, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। ओके, एंड द लास्ट वन प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी में है दो, फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसे सबसे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। ये सारी चीजें ऐसी है कि आप लोग जनरली हमारे इंग्लिश में आप पढ़ ही रहे हो, ये ऐसी चीज है। डे टू डे लाइफ में भी ये वर्ड्स रिपीट होते ही रहते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमने जो टाइप्स देखे उसे तो ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर फर्स्ट है सिक्योरिटी मॉर्गेज। सो देखिए टाइटल से ही पता चलना चाहिए कि क्या वो बताना चाह रहा है। डिबेंचर इशू किए, उसके सामने कुछ सर्टेन चीज एज सिक्योरिटी के तौर पे कहीं रखिए, है ना। क्या, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि 10,000 के उसे डिबेंचर शेयर्स इशू करने थे, जिसके सामने पब्लिक क्यों लेगी। पब्लिक को एटलीस्ट ये तो हो कि कल को अगर ये कंपनी डूब गई तो हमारा पैसा, तो उसके सामने वो एक चीज बात सकता है कि देखो भाई अगर कल को कंपनी भी चली गई तो आपके सामने ये मेरी एसेट है जिसकी नेटवर्थ जितना मैंने ऑल ओवर डिबेंचर की अमाउंट ली थी उसके कंपेयर में इस एसेट की वैल्यू ज्यादा है, तो ये इसको आप बेच के भी आप अपना पैसा विद इंटरेस्ट के साथ कवर कर सकते हो। इसे पता चला कि हम एसेट की वैल्यू क्यों ज्यादा रखते हैं, ताकि हमारे विद इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वसूल हो सके। नाउ these are the debentures that are secured by a charge on the assets of the company, correct? Now these are also called mortgage debenture. The holder of secured debenture have the right to recover their principal amount with unpaid amount of interest on such debenture out of the asset mortgaged by the company, है ना, सही है। Now in India debenture must be secured। रिगार्डिंग कहाँ की बात की जा रही है, इंडिया की। कंपलसरी क्या चीज बताई गई है कि इंडिया के अंदर भाई आप कोई भी डिबेंचर एज अ इशू कर रहे हो तो कंपलसरी है कि आपको वो कैसा होना चाहिए, सिक्योर्ड ही होना चाहिए। सिक्योर्ड डिबेंचर कैन बी टू टाइप्स। सिक्योर्ड डिबेंचर में दो तरीके के आते हैं। फर्स्ट आ जाता है फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, सेकंड है सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। सो द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर हैव अ फर्स्ट क्लेम ऑन द asset charge. Now the second one, the holder of such debenture have a second claim on the asset charge. That means अब यहाँ पर देखो होल्डर तो नंबर ऑफ होंगे, है ना, जितने भी होल्डर्स है वो तो बहुत सारे होंगे। अभी 10,000 शेयर है तो किसी एक ही इंसान ने थोड़ी लिए होंगे, कितने ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शेयर्स लिए। तो डेट मींस अब क्या करेंगे, क्या पूरा पैसा डिवाइड कर दिया जाएगा, बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ जितने शेयर्स हैं उन शेयर की वैल्यू क्या थी 10 रुपए के हिसाब से विद इंटरेस्ट के साथ। अब उन्होंने जो एक एसेट रखी थी, भाई इस एसेट को हम क्या कर देंगे, लीज आउट कर देंगे, बेच दो इसको। अब इसका जो पैसा आता है वो 10,000 शेयर्स में डिवाइड करो। दैट मींस हर एक मेंबर को उसके एक शेयर के हिसाब से उतने पैसे मिल जाएंगे। तो सबसे पहला अधिकार किसका होगा कि भाई जिसने सबसे पहले शेयर लिए थे। नेक्स्ट किसका होगा कि भाई जिसने दूसरे लिए थे। दैट्स इट। ऐसा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10 चलता ही जाता है, बराबर। सो जब हमने बात करी सिक्योर्ड डिबेंचर की, नेक्स्ट आ जाते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। नाउ डिबेंचर व्हिच डू नॉट कैरी एनी सिक्योरिटी विद रिगार्ड्स टू द प्रिंसिपल अमाउंट और अनपेड इंटरेस्ट are called unsecured debenture। कंपनी जनरली इशू करती है, साथ ही साथ एक चीज देखना कि प्रिंसिपल उन्हें कोई चीज यहाँ पे एज सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दी है,
साथ ही साथ एक और चीज बोला गया है कि भाई कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बराबर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर में भाई कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चलो कोई सिक्योरिटी नहीं है लेकिन ये कंपनी बाद में विद इंटरेस्ट के साथ दे देगी, कुछ नहीं। दीज आर कॉल्ड सिंपल डिबेंचर। अनदर नेम में आप बोल सकते हो, है ना, अनदर नेम अनसिक्योर्ड डिबेंचर का क्या बोल सकते हैं आप? सिंपल डिबेंचर भी बोला जाता है। Such debenture do not have any charge on the assets of the company. Now, the second one on the basis of redemption. Second point क्या था हमारा? Redemption. Redemption में दो, redeemable, non-redeemable, है ना। यहाँ पर इन शॉर्ट अगर redeemable को अगर बोला जाए तो convertible आप बोल सकते हो कि वो convert हो सके, है ना। जैसे these are the debentures which are issued for the फिक्स्ड पीरियड। कैसे होते हैं? रिडीमेबल, है ना, कि भाई ये फिक्स टाइम के लिए ही पता होना चाहिए कि फिक्स पीरियड के लिए अगर डिबेंचर इशू किया है तो उसे क्या बोला जाता है? रिडीमेबल डिबेंचर। सो द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सच डिबेंचर इज पेड ऑफ टू द डिबेंचर होल्डर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, देन दिस कैन बी रिडीम्ड। रिडीम का मतलब क्या हो गया? अगेन redeemed by annual drawing or by purchasing from the open market. The second one is non-redeemable debentures. चीज बात है इसका ठीक opposite. These are the debentures which are not redeemed in the lifetime of the company. That means अगर आपने एक बार का पैसा ले लिया, unredeemable का मतलब क्या होगा? कि एक बार पैसा ले लिया तो आप बार-बार पैसे नहीं लोगे, वो आपके लाइफ टाइम के लिए एक ही बार होगा। Such debentures are paid back only when the company goes into liquidation. समझ में आया? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Redeemable, non-redeemable का कि कंपनी जब आपसे पैसा लेती है तो उस एग्रीमेंट के अंदर कंपनी मेंशन करती है कि भाई मैं आपसे रिडीमेबल डिबेंचर ले रहा हूँ या नॉन रिडीमेबल डिबेंचर ले रहा हूँ। दोनों में इजीली फर्क क्या है? रिडीमेबल डिबेंचर में क्या होगा? अगर कंपनी के पास पैसा आ गया, सपोज यहाँ पे कंपनी ने ऐसा बोला था कि भाई मैं आपको 5 साल के अंदर पैसा आपका पूरा विद इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा, 5 साल का जो इंटरेस्ट लगता है वो। बट कुछ ही टाइम में ऐसा हो गया कि कंपनी को ये 3 या 4 साल के अंदर ये पैसा बहुत अच्छे से प्रॉफिट मिल गया, तो कंपनी क्या करेगी? वो पूरा पैसा में भी 4 साल के अंदर भी रिटर्न दे सकती है कि ले लो भाई तुम्हारा 4 साल का हिसाब से, 4 साल के हिसाब से जो इंटरेस्ट है आपको मैंने दे दिया। कंपनी का फायदा इसमें क्या हो गया कि 1 साल पहले उसने दिया है, उसको प्रॉफिट मिल गया उतना। इट्स अ वन काइंड ऑफ गेन ना, कि कंपनी को अगर 1 साल और रखती तो और 1 साल का उसको इंटरेस्ट देना पड़ता। यहाँ पे कंपनी ने भी उसको पैसे दे दिए, दैट मींस वो कभी भी दे सकती है, मैच्योरिटी डेट के बाद नहीं, उसके पहले वो कितना भी दे सकती है। ना अनरिडीमेबल डिबेंचर के अंदर क्या होता है कि एक बार यहाँ पर डिबेंचर होल्डर के पास से कैपिटल जनरेट हुआ तो रिटर्न डिबेंचर होल्डर को कब पैसा मिलेगा? वो ना साल के बीच में ना कुछ टाइम के बाद, वो कब मिलता है? जब कंपनी लिक्विडेशन हो जाए, दैट मींस कंपनी जब बंद हो जाएगी तब उसको पैसा मिलेगा। कंपनियां तो कितने कितने साल में चलती है, बैठा रहे भाई आराम से, बराबर। अब इसके अंदर भी ये चीज हो सकती है कि आइदर ये कंपनी जो है जो नॉन रिडीमेबल डिबेंचर वाली है, क्या ये सिक्योर्ड है? सिक्योर्ड हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा। क्यों? क्योंकि भाई विद इंटरेस्ट आपको हर चीज मिल जाएगी, विद इंटरेस्ट मिलेगी। अगर ये अनसिक्योर्ड हुई, समझो अगर ये अनसिक्योर्ड हुई, डेट में सिक्योर्ड नहीं है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट मतलब आपने 10 रुपए अगर इन्वेस्ट किए, आज के 10 साल के बाद भी वो 10 रुपए ही वापस देगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं बोला है। और अगर आप वो चीज नॉन रिडीमेबल डिबेंचर हो गई, मतलब समझो 10 से 20 साल पैसे रखे हमने, बाद में पता चला क्योंकि इंटरेस्ट क्यों नहीं मिला हमको, क्योंकि सर ये अनसिक्योर्ड था, और बोले अभी तक मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा था, कंपनी जब बंद हुई तब मिल रहा है। तो सर क्योंकि ये नॉन रिडीमेबल डिबेंचर कंपनी ने इशू किया था, इसीलिए आपको पैसा तब तक नहीं मिल रहा था, बराबर। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई भी आप चीज लेते हो जहां पर पेपर वर्क है ना, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। ऐसे टेक्निकल देखिए छोटे से वर्ड में सिर्फ नॉन लग गया है, जिसमें कितना डिफरेंस हो गया। यहाँ पर आपको बीच में आपको पैसे मिल जाएंगे,
कुछ टाइम पीरियड में, यहां पर एट द एंड जब कंपनी खत्म हो तब, बराबर। ये यहां पर नहीं, हर जगह पे जहां पर भी पेपर वर्क है वहां पर आप सभी जगह पे आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, हमारा थर्ड टॉपिक है रिकॉर्ड। नाउ रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बियरर डिबेंचर। टॉपिक से ही पता चल रहा है कि रजिस्टर्ड डिबेंचर के रिगार्डिंग क्या है। सो these are the debentures that are registered with the company, correct? And the amount of such debenture is payable only to those debenture whose names appear in the register of the company. बराबर, ये चीज तो कंपनी को मेंशन करके रखनी पड़ेगी ना कि भाई जिसके नाम से है, क्योंकि जिसके पास से मैंने पैसे लिए तो मैंने मेरा नाम लिखा, क्योंकि किसने कितने शेयर लिए, कंपनी को वो चीज मेंशन करना होगा। भाई कौन सी डेट को पैसे लिए वो लिखेगी कंपनी, भाई तुम्हारा नाम क्या है, एड्रेस, वो सब कुछ कंपनी के पास सेव होगा। साथ ही साथ एक शेयर की मेरी वैल्यू क्या थी, कंपनी स्टिल वो लिखेगी, तुमने कितने शेयर्स लिए। तो चलिए भाई मैंने 10 रुपए का शेयर था, मैंने ऐसे 100 शेयर ले लिए, दैट मींस आपने 1000 रुपीस हमको दिए, उसके सामने भाई हम तुमको 5% इंटरेस्ट दे देंगे। दैट मींस एक साल के अंदर कंपनी उस 1000 रुपए के ऊपर 150 रुपीस उसको क्या मिल गया, उसका इंटरेस्ट। तो कंपनी ये पैसा कब देगी और किसको देगी, पर्टिकुलर उनके टाइम पीरियड पे देगी, एंड किसको दिया जाएगा, अगर उनकी कंपनी की बुक्स में अगर इस पर्सन का नाम हुआ कि हाँ भाई तो ही तुझे पैसा मिलेगा। दैट मींस वो कैसा होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए कंपनी में उस पर्सन का नाम, बराबर ना। दूसरी एक चीज आ जाते हैं, जहां पर रजिस्टर की बात कर रहे हो वहां पर एक और चीज आएगी कि भाई जिन्होंने रजिस्टर नहीं, जैसे these are the debentures which are not recorded in the register of the company, जैसे कि that such debentures are transferable merely by delivery. Holder of these debenture is entitled to get the interest. That means बहुत से डिबेंचर होल्डर कैसे होते हैं कि जिन्होंने कंपनी के पास से ले तो लिया, कंपनी में इन्वेस्ट, बट कुछ सर्टेन टाइम के बाद उन्होंने वही शेयर होगा, किसी को शायद कुछ प्रॉब्लम होगी या पैसे की जरूरत होगी, तो अब पैसे किस चीज से ले, या किसी को देने होंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो जो पर्सन है शेयर होल्डर वो क्या बोल सकता है, किसी थर्ड पर्सन को देने हो, तो भाई एक काम कर, मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन एक XYZ कंपनी है, उसके मैं उसका डिबेंचर होल्डर हूं, मेरे पास उसके कुछ शेयर्स है, तो ये शेयर तू ले ले, बराबर, बोले ये शेयर तू ले ले। इन फ्यूचर कंपनी ने बताया है कि 3 साल के बाद जितनी अमाउंट तुझे चाहिए ये सेम वही अमाउंट है विद इंटरेस्ट के साथ तुझे मिल जाएगा, बराबर। सेम ये चीज क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, बराबर। दैट्स अ बियरर डिबेंचर। नाउ द नेक्स्ट वन इज कन्वर्टिबिलिटी। नाउ कन्वर्टिबिलिटी डिबेंचर, these are the debentures that can be converted into shares of the company on the expiry of pre-decided period. The term and condition of the conversion are generally announced at the time of issue of debenture. हमेशा ये डिबेंचर की बात है, जब शेयर भी इशू करे या कंपनी कोई भी एक्शन लेती है तो उससे पहले आपको सारी चीज बताई जाती है, बस डिपेंड ये करता है कि कितने लोग देखते हैं कितने नहीं देखते हैं। Non-convertible, that means this debenture holder of such debenture cannot convert their shares debenture into share of the company, बराबर। देखिए ये बहुत ही क्या बोलते हैं गोल्डन पीरियड होता है जितने भी डिबेंचर होल्डर उनके लिए। रीजन, क्योंकि डिबेंचर होल्डर का यहाँ पर क्या है कि जितने पे उन्होंने डिबेंचर एज अ कंपनी के डिबेंचर लिए, ठीक है, उनकी कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है ना, वो इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है। उनका क्या है, भाई हमने 10 रुपए दिए थे, इसके ऊपर हमें 5% इंटरेस्ट मिल जाएगा, और शेयर के ऊपर 5% इंटरेस्ट हमें मिलेगा, दैट्स इट। बट यहाँ पर कंपनी एक चीज बोलती है कि भाई 5 साल के अंदर, जस्ट एन एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि भाई 5 साल का टाइम है, हमने ऐसा आपके पास से डिबेंचर लिए, 5 साल में हम आपको विद इंटरेस्ट देंगे, 5% हम आपको इंटरेस्ट देंगे जितने आपने अमाउंट हमें दी उसके रिगार्डिंग। नाउ इफ अगर जिसको 5 साल के बाद पैसा चाहिए वो उस तरीके से उनका फॉर्मेट होते वैसे आएंगे ना, एंड इफ अगर कोई मोर देन,
अगर वो इतने टाइम के बाद भी अगर सपोज कि बोले अगर आपको क्या 6 इयर्स का चाहिए यहाँ पे, बट स्टिल हम उसमें इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कितना मिलेगा, 5% ही मिलेगा। दैट मींस आपको 1 साल के लिए क्या करना होगा, वो डिवेंचर हमारे पास एक्स्ट्रा रखना होगा। जस्ट एन एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि 5 साल का सपोज समझो कि 50 रुपए मिल रहा है इंटरेस्ट, एग्जांपल 5 साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 50। कंपनी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या रखेगी कि भाई अगर आप 6 साल रखो सेम इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 50। तो सामने वाला बोले भाई इसमें मेरा तो फायदा ही नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ, कंपनी यहाँ पर एक ऑफर क्या देती है कि भाई 5 साल आप मेरे पास रखोगे पैसा जो डिबेंचर से मिला, उसका 50 रुपीज में आपको एक्स्ट्रा दूंगा। दैट्स इट, बात खत्म। भाई तू कौन मैं कौन, पैसा मैंने तेरे को दे दिया, तूने मुझे दिया था, मैंने तुमको विद इंटरेस्ट दे दिया, बात खत्म। भाई अब नेक्स्ट बात किसकी आती है, यहाँ पर कंपनी अब क्या बोल रही है कि अगर भाई तुम और कुछ साल रखते हो सेम इंटरेस्ट में इतना ही दूंगा, बट इसकी जगह ये है कि जब तुम्हारे एज ए डिबेंचर होल्डर हो, है ना, अभी तुम डिबेंचर होल्डर हो, डिबेंचर होल्डर को कंपनी के अंदर कोई भी चीज के बोलने का अधिकार नहीं होता, ना उसके प्रॉफिट में, ना उसके डिसीजन में, ना कोई भी चीज में डिबेंचर होल्डर कुछ नहीं बोलेगा। उसका काम उसने पैसे दे दिए, बस इंटरेस्ट कंपनी से मिले, दैट्स इट। बट कंपनी यहाँ पर ऑफर क्या रखती है कि अगर कुछ टाइम तक अगर आप रहते हो या और लंबे टाइम तक इन्वेस्ट रखे रहने देते हो, तब कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर ईयर्स दिए होंगे। हर कंपनी का अपना अलग अलग तरीका है, वो किस तरीके से मेंशन करे, ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से होता होगा। करेक्ट, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हर कंपनी अलग तरीके से गेम खेलती है। सो कंपनी क्या बोलेगी कि भाई कुछ साल अगर रखते हो तो आपको मैं डिबेंचर होल्डर की जगह जितने अपने शेयर डिबेंचर के थ्रू लिए थे, मैं उन्हीं सबको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, हमारे कंपनी के शेयर्स में। दैट मींस अब आप क्या हो गए, कंपनी के कुछ परसेंट के, कंपनी के कुछ हिस्से के आप भी एक मालिक जैसे हो गए। यू कैन से एज अ वन काइंड ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी, पार्शियली, है ना, नॉट अ फुल्ली, एज अ पार्शियल, डिपेंड्स अपॉन हर शेयर कि उसने कितने शेयर लिए, उसकी कीमत क्या थी, तो उस कीमत के हिसाब से वो उतनी कंपनी के जितनी वैल्यू है उसके उतना हिस्सेदार, बराबर। एक डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर होना बहुत अच्छा एंड नुकसान भी हो जाता है, सीधी सी बात है। कंपनी प्रॉफिट करती जाएगी, उसका एसेट और बढ़ते जाएंगे, इनके शेयर की प्राइस बढ़ती जाएगी, 10 रुपए डाले तो कल को 100 रुपए भी हो जाए। सेम साइड पे ऐसा होता है कि कंपनी अगर लॉस में हो गई, शेयर की कीमत 100 रुपए थी वो 10 रुपए पे भी आ जाता है, बराबर। सो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ आपको प्रॉफिट ही देखने मिले, दोनों चीज हर जगह पर होती है, प्रॉफिट भी है, लॉस भी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी। नाउ हियर प्रायोरिटी किसको मिलेगी भाई, सीधी सी बात है, पहले फर्स्ट डिबेंचर होल्डर को, देन आएंगे सेकंड डिबेंचर होल्डर, थर्ड डिबेंचर होल्डर, बराबर। ये चीज तो नॉर्मल देखी हुई हमारी। नाउ चलिए आ जाते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पे 30.1। नाउ name the types of debenture against each of the following. So the first one is debenture that are redeemed before other debentures. किस में आएगा, फर्स्ट वाले पे हमारा, है ना, redeemable and non redeemable, then debenture the holder of which have a first claim on the assets, on the asset charge, किस पे आएगा, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, then debenture that are transferred merely by delivery, कब होता है ट्रांसफर, डिलीवरी के रिगार्डिंग बताया जा रहा है यहाँ पे आपको, कन्वर्टिबिलिटी एंड नॉन कन्वर्टिबिलिटी, then debenture that are paid back only when the company goes into liquidation, company goes into liquidation, just a second, ये यहाँ पे कुछ शफल हो गया है ये सारी चीजें, क्योंकि इनके प्रॉपर अगर आंसर देखा जाए, डिबेंचर that are redeemed before other debenture, that means हमारा आंसर आ जाएगा ये फर्स्ट डिबेंचर, that means प्रायोरिटी, करेक्ट। पीछे आपका आंसर रॉन्ग दिए हुए,
नेम द टाइप्स ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। दैट मींस यहाँ पे फर्स्ट डिबेंचर दैट आर रीडिंग बिफोर द अदर डिबेंचर का क्या आएगा, प्रायोरिटी वाला। टाइप्स कौन सी होगी हमारी, प्रायोरिटी, जिसके अंदर फर्स्ट डिबेंचर होल्डर वाला आएगा, है ना, फर्स्ट डिबेंचर। वैसे ही सेकंड का क्या बताया, डिबेंचर द होल्डर ऑफ व्हिच हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन द एसेट चार्ज। फर्स्ट क्लेम ऑफ द एसेट चार्ज मतलब किस में आएगा, सबसे फर्स्ट वाला हमारा फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। कौन था ये, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। सिक्योरिटी वाले पे टाइप कौन सा है आपका, सिक्योरिटी। परफेक्ट, टाइप कौन सा है, सिक्योरिटी। फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, सिक्योरिटी। उसमें भी फर्स्ट मॉर्गेज है ना, सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का मिल गया आपको प्रायोरिटी का फर्स्ट डिबेंचर। नाउ थर्ड वन, डिबेंचर दैट आर ट्रांसफर्ड मेयरली बाय डिलीवरी। डिबेंचर आपको कब ट्रांसफर किए जाते हैं, एट देन डिलीवरी पे आपको ट्रांसफर करेंगे। दैट मींस कंपनी जब बंद हो जाए, है ना, उस टाइम पे आपको इसका पैसा मिलता है यहाँ पे। सो हियर यू कैन सी देखिए यहीं पे इसमें क्या आगे पीछे इस तरह के हो ही जाता है ना, जनरली। सच डिबेंचर डेटा ट्रांसफर्ड मेयरली बाय डिलीवरी, दैट मींस बियरर। करेक्ट था हमारा ये चीज, किसमें आएगा, बियरर डिबेंचर। दैट मींस रिकॉर्ड्स के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर कौन सा आया, बियरर डिबेंचर। करेक्ट, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, बियरर डिबेंचर। जबकि रॉन्ग दे दिया गया यहाँ पे, है ना, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया पूरा ये चीज। चलिए, then debenture debt are paid back only when the company goes into liquidation। डिबेंचर का पैसा आपको कब मिलेगा, जब कंपनी पूरी लिक्विडेशन हो जाए तब। कब की बात होगी ये, that is in the comes on the reduction। रिडक्शन में भी नॉन रिडीमेबल डिबेंचर क्या होगा, रिडक्शन में नॉन रिडीमेबल डिबेंचर के अंदर ये पॉइंट आएगा। करेक्ट, यही पॉइंट आपको लिख लेना है यहाँ पे। नेम द टाइप ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, बराबर। तो टाइप लिख लेना और किस सब पॉइंट के अंदर है वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर लेना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट इशू ऑफ डिबेंचर पे। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये देखिए हमारी सेम एक्सरसाइज है वैसी। सो issue of debenture, by issuing debenture means issue of a certificate by the company under its seal which is an acknowledgement of debt taken by the company। सीधी सी बात है, जैसे पहले शेयर के रिगार्डिंग हमने देखा था कि कोई भी शेयर होल्डर अगर कोई शेयर लेता है कंपनी के तो उसे भी उस पर्टिकुलर टाइम पे एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट यहाँ पर क्या प्रूफ बताएगा कि कल को अगर कंपनी के चली भी गई या कंपनी ऐसा बोलेगी, क्या प्रूफ है आपके पास कि हमने आपके शेयर, तुम्हारे पास ऐसा पैसा मिला था हमें, वो भी शेयर के थ्रू। तो सर्टिफिकेट के थ्रू बता सकता है जो भी होल्डर है कि भाई देखो आपने मुझे सर्टिफिकेट दिया है। दैट मींस कि मैं कहीं ना कहीं होल्डर हूँ एंड जितनी अमाउंट उन्होंने लिखी होगी वो उस सर्टिफिकेट पे मेंशन होगी। सेम वैसे ही प्रोसेस की जाती है जब डिबेंचर इशू करती है कंपनी। कंपनी यहाँ पर भी क्या करती है, जितने भी हमारे होल्डर है, जो भी डिबेंचर होल्डर है बन रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट इशू करेगी। उन्होंने जितने नंबर ऑफ डिबेंचर शेयर लिए हैं उतने वहां पे मेंशन होगा, उसका नाम लिखा होगा। क्यों इस तरीके के नाम और सर्टिफिकेट इशू कर रही है कंपनी, क्योंकि जब डिबेंचर होल्डर को रिटर्न पैसा देना होगा, हमने आगे पढ़ा उसके अंदर बताया गया था कि उसके अंदर पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो रजिस्टर्ड है। करेक्ट, किसको मिलेगा, जिनको पैसा उन्हीं को मिलेगा जिसका कंपनी के पास वो रजिस्टर्ड होंगे, उनको ही, है ना। क्योंकि बहुत से लोग इस चक्कर में फ्रॉड भी कर लेते हैं, इसीलिए ऐसा रूल बन के आया कि बहुत से ऐसे होते हैं, अरे एक काम कर, तू मुझे पैसा दे दे, मैं उस कंपनी के तेरे को डिबेंचर शेयर ला कर दे देता हूँ। अरे पेपर तो कहीं भी प्रिंट हो जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा, बराबर। इसलिए कंपनी अपना एक सर्टिफिकेट देती है जिसमें कंपनी की रिगार्डिंग स्टैम्प होता है, गवर्नमेंट सील होती है उसके अंदर, की प्रूफ होता है कि हाँ ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड वैलिड है।
बराबर। इसीलिए यहाँ पर इतनी लंबी एक प्रोसेस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग होती है। एंड कंपनी के रिगार्डिंग डेप्थ कैसे बताया गया, क्योंकि कंपनी को इन फ्यूचर में तो पैसा देना ही है ना, इसलिए वन काइंड ऑफ वी कैन से एज अ डेप्थ फॉर द कंपनी। नाउ the procedure of issuing share by a company is similarly to that of the issue of shares। देखिए इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ही इजी रहेगा, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इफ अगर आपने इसके पहले वाला चैप्टर था हमारा इशू ऑफ शेयर्स, जिन लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, एंट्री याद हो गई है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, देन अलॉटमेंट, सारी एंट्री अगर याद हो तो उसके लिए चैप्टर बहुत ही इजी होगा। रीजन, क्योंकि जैसे आप शेयर इशू करते थे, जैसे आप शेयर इशू करते थे इंस्टॉलमेंट में, वैसे ही हम डिबेंचर को भी, डिबेंचर के शेयर है वो भी इंस्टॉलमेंट पे इशू करेंगे, बराबर, कंपनी लेगी। तो प्रोसेस पूरी सेम, एंट्रियां भी सेम होगी, बस सिर्फ फर्क कहां जाएगा, अब आप कहीं ना जगह पे शेयर की जगह लिखेंगे डिबेंचर, सिर्फ इतना सा फर्क है। चलिए, a prospectus is issued, application are invited and a letter allotment are issued। Now on rejection of application, application money is refunded, बराबर, application money is refunded। अगर रिजेक्ट हो जाती है तो, जैसे 1000 के शेयर थे लेकिन 1200 लोगों ने उसके लिए एप्लीकेशन करी कि यार हमें भी चाहिए, पैसे पहले ही भर देते ना, जो लकी थे, जो सबसे पहले आए कंपनी, उन्हीं का पैसा ले गई कि भाई मुझे तो सिर्फ 1000 लोगों की ही जरूरत थी, अब ये बाकी के जो एक्स्ट्रा 200 लोग आ गए, इनको इनका पैसा रिटर्न, कोई चार्जेस नहीं करते, जितने उन्होंने पैसा दिया था करेक्ट उतनी ही अमाउंट उन्हें दी जाती है। सो इन केस ऑफ पार्शियल अलॉटमेंट, पार्शियल अलॉटमेंट का मतलब क्या होगा, आधी, है ना। सो excess application money may be adjusted towards subsequent call। subsequent call means जब जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से हम हमारे पैसे मंगाएंगे। So now here issue of debenture takes various forms which are as under। कौन से होंगे, debenture issued for cash। now the second one is debenture issued for consideration other than cash, कैश के अलावा भी इशू कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बराबर। सामने अब कंपनी क्या बताएगी कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, इस बेस से मुझे पैसा दे दो। सेकंड होगा कैश के अलावा दूसरी कोई चीज के ऊपर वो पैसा देगी, जैसे कि समझो कैश के अलावा जैसे गोल्ड है, एसेट, उसके रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट कौन सा हो जाती है, डिबेंचर इशूड ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, दैट मींस कंपनी के रिगार्डिंग अलावा भी, जैसे कंपनी का जो ओनर होगा वो क्या बात सकता है कि देखो कंपनी तो है ही, साथ साथ में दूसरी भी ऐसी बहुत सी एसेट है, तो मैं इसके बेसिस पे आपको एज अ डिबेंचर ले रहा हूँ, तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बोल दिया तो दे दिया, नहीं, वो सारी चीजें रजिस्टर्ड होती है, देन ये चालू होता है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी एक प्रोसेस है, बहुत ही लंबी प्रोसेस है ये। सो for the debenture may be issued at par, premium and discount। ऑलरेडी हम हमारे चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें देख चुके हैं। So accounting treatment of issue of debenture for cash। Now